हेलो एवरीवन। सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज की लेक्चर है वही लेक्चर जो पिछले क्लास में मैंने इंडेक्स नंबर आपको पढ़ाया। और इंडेक्स नंबर मैंने पढ़ाया है वेटेड एग्रीगेटिव। याद होगा, वेटेड एग्रीगेटिव में पांच नाम थे आपको: लेस्पियर मेथड, पाशियस मेथड, डॉर्बिश वॉलिस मेथड, फिशर आइडियल, इंडेक्स नंबर और मार्शल मेथड। कोड भी बताया था आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आप पिछले लेक्चर देख चुके हैं, तो आगे की लेक्चर आज बेटे आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है। इसे बढ़िया से देखिए, आप समझिए पूरी थ्योरी को। और थ्योरी जो आते हैं, आप उसके बिना आप क्लासेस को सुनते हुए थ्योरी को नहीं दे सकते आप जवाब। इससे क्या होता है, सुनने से ना बहुत कुछ आपके दिमाग में जाता है, और जैसे थ्योरी आता है, अच्छा ये बोला गया था, तो ये याद हो जाता है। दूसरी, आप जब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन, वहां भी याद हो जाता है। आइए अब आते हैं वेटेड एवरेज में। वेटेड एवरेज जब निकालते हैं हम, तो दो तरह का एवरेज पढ़ते हैं आप: एक अर्थमेटिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपको दे रखा है। यहाँ पर जैसे आप जाइएगा तो आपके पास अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है। ये एक मिनट की लिख नहीं पा रहे हैं हम इसमें। स्क्रीन राइट हैंड पर से शेयर नहीं हुआ क्या? पीडीएफ शेयर नहीं हुआ। देखो, कोई बात नहीं, देख लीजिए। कोई बात नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं वहां जाऊंगा फिर। अभी मैं पढ़ा देता हूँ आपको। पिछली क्लास में जहाँ थे हम, वहां हम जाते हैं। आ गया हमारा इंडेक्स नंबर भैया। आ जाओ, आ जाओ। इंडेक्स नंबर है ना? चलिए सर्च कर लेते हैं, नहीं है तो। इंडेक्स नंबर आ गया। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर आ गया हमारे। ठीक है, ये पढ़ रहे थे हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मार्शल तक पढ़ चुके थे, और आगे बढ़ेंगे आगे तक। वेटेड एवरेज। दो नाम आएंगे। एक होगा अरिथमेटिक मीन, जो पढ़ना है, जो आपको दिख रहा था वहां फॉर्मूले में: सिग्मा पी डब्ल्यू बाई सिग्मा डब्ल्यू। यहाँ पर डब्ल्यू इंडिकेट करता है पी जीरो की जीरो, मतलब प्राइस रिलेटिव है पी डब्ल्यू यहाँ पर। पी वन बाई पी जीरो इंटू 100 इंटू पी जीरो क्यू जीरो, मतलब फेस ईयर, डिवाइड बाई पी जीरो क्यू जीरो, ये लिखेंगे आप। तो यहां पर आपके पास, अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिग्मा के अंदर है सारी चीजें, तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, और नए फॉर्मूले का इन्वेंशन भी कर सकते हैं: पी वन क्यू जीरो सिग्मा अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। तो ये लेस्पियर ही तो पढ़ते हैं आप।
देख लीजिए लेस्पियर्स आ गया। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन जो है वो लेस्पियर मेथड्स का यूज हो रहा है। कभी कभी बेटा इसको पीडब्ल्यू को हम लोग ना जनरल इंडेक्स भी कहते हैं। जनरल इंडेक्स भी है क्योंकि किसी मेथड से बनाया जाता है। जनरल इंडेक्स जब आप लिखते हैं तो इसी को हम सिग्मा आई डब्ल्यू लिखते हैं, पीडब्ल्यू को बदले और सिग्मा डब्ल्यू है। आई मतलब इंडेक्स नंबर, यानी किसी के इंडेक्स नंबर दे रखा और उसके बगल में वेट दे रखा होगा। अब किसी का इंडेक्स नंबर 108 है और उसका वेट दे रखा है 50 kg, तो वेट भी साथ में है, या वेट यूनिट में हो गया होता है तो 50 नहीं होगा तो 2 यूनिट होगा या 3 यूनिट होगा। तो ऊपर लिखा होगा आपके क्वेश्चन में वेट हो और ये लिखा होगा इंडेक्स नंबर है। तो वैसी स्थिति में जब इंडेक्स नंबर एक कॉलम बना होता है और वेट बना होता है यहाँ पर आपके पास, तो आप सीधा सिग्मा आई डब्ल्यू बाई सिग्मा डब्ल्यू लगाते हैं, यानी सिग्मा डब्ल्यू जितना होगा सारे को जोड़ते हैं, सिग्मा डब्ल्यू उसको डिवाइड कर देते हैं। तो जनरल इंडेक्स बोलते हैं। और जनरल इंडेक्स के सवाल में आई की वैल्यू दे रखा होता है, यानी इंडेक्स नंबर निकाल के दे रखा होता है पहले से, और आपका वेट भी दे रखा होता है क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा मेरी बात। जनरल इंडेक्स या अर्थमेटिक मीन मेथड कह सकते हैं, और अर्थमेटिक मीन मेथड को लेस्पियर मेथड भी कह सकते हैं। क्लियर है? लेस्पियर मेथड बहुत ही यूजफुल है और बहुत जगह इस्तेमाल करेंगे, आप इसे समझेंगे। नेक्स्ट, समझ गया, समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब आ रहा आपको वेटेड एवरेज। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन की जरूरत नहीं है। तो हमने पढ़ा, जितने भी इंडेक्स नंबर हमने पढ़ा वो प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ा। प्राइस, सिंपल एग्रीगेटिव, प्राइस में सिंपल एवरेज, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। वेटेड में प्राइस वेटेड पढ़ रहे थे हम लोग, यानी वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ रहे थे, उसमें सिंपल वेटेड एग्रीगेटिव था और वेटेड एवरेज पढ़े आप। सभी प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ रहे थे। अब आ रहा आपके पास क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो देखो पेज बदल देता हूँ मैं इसमें, देखते हैं पेज बदलते हैं कि नहीं, बदल पाते हैं कि नहीं, इसमें ठीक लगेगा आपको। ठीक है, अब देखिए तो आप पढ़ पाइएगा। वही ज्यादा अच्छा है भाई, बेकार है ये। नहीं, ब्लैक ठीक है, चलिए। दिखाई नहीं दे रहा उसमें, चलिए देखिए। अब यहाँ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की बात करिए। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यहाँ पर है, ठीक है। अब जितनी भी चीजें आप क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पढ़ें, तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का दो हिस्सा पढ़ेंगे आप। पहला होगा कि सिंपल क्वांटिटी में आप पढ़ेंगे, तो जैसे आपने प्राइस एग्रीगेटिव आपने पढ़ा था, सिंपल एग्रीगेटिव पढ़ा था, प्राइस इंडेक्स, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ा था एग्रीगेटिव में। तो क्वांटिटी आप पढ़ेंगे 0 1, एग्रीगेटिव में पढ़ेंगे क्या, सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0 इंटू 100। वहां प्राइस में आप P1 अपॉन P0, यानी जहां आपके पास P1 है, दोनों एरो का मतलब है कि वो जो P1 है उसको Q1 कर दीजिए और Q1 को P1 कर दीजिए, और जो P0 है उसको कन्वर्ट करके Q0 कर दीजिए आप। ये सिंपल एग्रीगेटिव है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अर्थमेटिक मीन में जब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आप निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 लिख करके जितनी भी क्वांटिटी की संख्या उसे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। यानी जितने प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है वो क्वांटिटी इंडेक्स में आपको कन्वर्ट करनी होगी, अगर क्वेश्चन आपको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालने को कह रहा तो। समझ गए होंगे। उसी तरह से आप जब जाइएगा वेटेड एग्रीगेटिव में जाइएगा, वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स में जब जाएंगे तो वहां भी लेस्पियर्स आएगा, और लेस्पियर में Q01 क्या लिखेंगे। तो आपके सबसे पहले बात कि जो आप जानते हो वो लिखे, जैसे ये जानते थे आप, P0 Q0 इंटू 100। तो अब जब P1 को आपको तो एक्चुअली ये लिखना है नहीं,
इसके बदले में ये लिखना है। क्या लिखना है भाई? P1 के बदले Q1, Q0 के बदले P0 अपॉन, यहाँ लिखेंगे Q0, ये लिखेंगे P0 इंटू क्या लिखेंगे 100। ये आपका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का लेस पेयर आ गया। क्लियर है? ऐसी सारी जगह आप P1 की जगह Q1 और P की जगह Q लिख दीजिए, आपको सारे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आपको याद हो गया। चाहे वो डॉर्बिश वॉलेस हो, चाहे पाशेस हो, चाहे फिशर आइडियल हो, चाहे मार्शल हो। उम्मीद करते हैं कि बाकी सारी चीजें आप ऊपर के फॉर्मूले से, लेक्चर से देख करके आप समझ गए होंगे। आपको लिखना है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर सब। तो हमने प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ लिया, हमने बेटा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पढ़ लिया। अब बातें करते हैं हम लोग वैल्यू इंडेक्स नंबर की। जैसे ही हम लोग वैल्यू इंडेक्स नंबर में आते हैं, वैल्यू इंडेक्स नंबर, ठीक है। जब वैल्यू इंडेक्स नंबर में हम आते हैं यहाँ पर, तो वैल्यू इंडेक्स नंबर को डिनोट करते हैं V01 से। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर होता है क्या? प्राइस इंडेक्स नंबर इंटू क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को वैल्यू इंडेक्स नंबर कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब इसका एक सिंगल फॉर्मूला है कि आपको लिखना है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q। ये लिखनी है। कभी कभी आप अपने स्टडी मटेरियल जब जाएंगे, अभी दिखाएंगे आपको स्टडी मटेरियल में, तो वहां पर वन को एन लिखा है। जहां जहां वन है वो समझ लो एन है। P0 Q0, ये जहां जहां आपका बेटा एन है, सॉरी वन है, वो एन लिखेंगे आप। तो आप वहां पर क्या लिखेंगे? P0 N दिखाई देगा आपको। स्टडी मटेरियल आपका जो ICI मॉड्यूल है वहां पर एन दिखेगा। वैल्यू इंडेक्स नंबर बहुत सिंपल, एक फॉर्मूला याद रखना है। तो ये वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूले बेस्ड है, और सवाल फॉर्मूले में कई बार आ जाते हैं, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू इंडेक्स नंबर के बाद क्या है सर? वैल्यू इंडेक्स नंबर के पास स्पेशल टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर है। अब स्पेशल टाइप इंडेक्स नंबर आपको मैंने पहले नोट्स के अंदर लिख चुका हूं, आप देख लीजिए ऊपर जाके। देखिए, जिसको हम स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर कहते हैं, देखो स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर ये आपका पहला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को शॉर्ट में हम लिखते हैं बच्चे CLI, या उसे कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज आल्सो कॉल्ड लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर। अगर आपको P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 लगा रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकल जाएगा। स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि हर आदमी अपने अर्निंग के अकॉर्डिंग जीवन स्तर करता है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बरकरार रखता है। कार पर चलता है, गाड़ियां हैं, बंगला है, एरोप्लेन पे डेली चल रहा है, तो वो आपके पास एक की लिविंग स्टैंडर्ड है। वो लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए वो अपनी कमाई को बरकरार रखना चाहता है। तो यहाँ पर आपके पास है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से पता चलेगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, रिच क्लास है, सब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से पता चलता है। इसलिए स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर कहते हैं, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, PY को देखोगे, तो बहुत सवाल इस पर प्रैक्टिकल रहता है। ज्यादातर मुझे तो लगता है कि अब तक जितने भी प्रैक्टिकल सवाल होंगे वो शायद कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पर ही होगा सबसे ज्यादा। दूसरा स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर है वो चेन बेस इंडेक्स नंबर है। चेन बेस इंडेक्स नंबर है। तीसरा जो आपके पास है डिफ्लेटेड वैल्यू, रियल वेज कह रहे हैं इसको। चौथा है बेस शिफ्टिंग, और पांचवा है स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। डिफ्लेटेड वैल्यू को रियल वेजेस कहते हैं हम। चेन बेस इंडेक्स नंबर मतलब आपका बेस बदलता जाएगा, चेन बदलता जाएगा। लिंक रिलेटिव से आया, लिंक रिलेटिव आप पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया, फिर पढ़ाएंगे अभी। नोट में एक है परचेजिंग पावर, यानी परचेजिंग पावर बराबर लिखना है इंडेक्स नंबर फॉर द बेस ईयर, इंडेक्स नंबर फॉर द करेंट ईयर। यानी इंडेक्स नंबर फॉर द बेस ईयर को ऊपर रखना है और इंडेक्स नंबर फॉर द करेंट ईयर को नीचे रखना है। मतलब कोई इंडेक्स नंबर है बेस ईयर का, मान लो 100 है, और करेंट ईयर में 120 है, ये इंडेक्स नंबर, इससे डिवाइड करना है तो परचेजिंग पावर पता चलेगा। इनवर्स है, करेंट ईयर को बाद में लिखना है और बेस ईयर को पहले लिखना है, इसलिए है कि नहीं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, है कि नहीं, ये
परचेजिंग पावर जो होता है ना, वो इनवर्स प्रोसेस होता है, इसलिए उल्टा लिखा है आपको। रियल वेजेस का फॉर्मूला क्या लिखा है रियल वेज का? सैलरी ऑफ बेस ईयर, सैलरी ऑफ बेस ईयर की जो सैलरी होगी, जब कमाते हैं आप 10,000 20,000 25,000, बेस ईयर की सैलरी जिस वक्त शुरू किया था, और कॉस्ट CLI यानी उसका इंडेक्स नंबर जिस वक्त कमा रहे हैं, उस समय इंडेक्स नंबर 100 होगा या 110 दिया होगा क्वेश्चन में। ऐसे तो जब शुरू करते हैं तो आपका इंडेक्स नंबर 100 ही होता है, वही CLI होगा। लेकिन कभी कभी मेंशन भी रहता है कि ये कमाई कर रहे हैं आप शुरू में, और इसका लिविंग इंडेक्स ये है, 110 है, 120 है, 150 है, ऐसे दिया भी रहता है। उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। या रियल वेजेस का फॉर्मूला है सैलरी ऑफ करंट ईयर बाई CLI ऑफ करंट, यानी आपका बेस ऊपर है तो नीचे भी बेस रहेगा CLI। ऊपर सैलरी करंट ईयर की होगी तो करंट ईयर की CLI इंटू 100 लिखना है। यानी रियल वेज का फॉर्मूला चाहे ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। अब आप रियल वेज करंट ईयर का निकाल रहे हैं, बेस ईयर का निकाल रहे हैं, और दोनों में लॉस देख रहे हैं आप कि गेन हुआ या लॉस हुआ। अभी ज्यादा हो जाएगा तो गेन हुआ, अभी कम हुआ बाद में करंट ईयर में तो लॉस हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास क्वेश्चन है, ड्यूरिंग a certain period cost of living index of a number goes to 110 to 200, ऐसा सवाल अक्सर रहता है। किसी सर्टेन पीरियड में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कह सकते हैं आप सब, गोस फ्रॉम 110 से 200 है। यानी देखो 100 से शुरू नहीं कर रहा, 110 से शुरू कर रहा और जा रहा 200 तक, ये इंडेक्स नंबर है यानी CLI आपको दिया हुआ। एंड सैलरी ऑफ द वर्कर्स कितना है, गोस फ्रॉम 3,250 टू 5,000। यानी आपका जब इंडेक्स में CLI 110 है तो उस समय आपकी सैलरी 3,250 है, और CLI जब 200 है उस समय आपकी जो सैलरी है 5,000 रुपये। डज द वर्कर गेन, तो ये सवाल आपको बताना है कि क्या ये वर्कर को ज्यादा गेन किया यानी प्रॉफिट हुआ, यानी पैसा ज्यादा मिल रहा है पहले के कंपेरिजन में, या लूज किया उसने, या लॉस हुआ। हाउ मच एंड हाउ मच अमाउंट इन रियल टर्म, यानी अगर लॉस हुआ तो कितना हुआ, अगर इसको फायदा हुआ है तो कितना हुआ, ये आपको बताना। दैट इज ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर। अब रियल वेज का फॉर्मूला है कि बेस ईयर की सैलरी ऊपर है, देख लो, और बेस ईयर की इंडेक्स नंबर नीचे, इसको डिवाइड करके हमारा वैल्यू कितना आ रहा, 2,954 रुपया 50 पैसा। अब चूंकि कंपेयर करना है तो करंट ईयर का भी रियल वेज देखेंगे। अब करंट ईयर की सैलरी करंट ईयर का इंडेक्स नंबर से डिवाइड कर दिया आपने। अब जब डिवाइड कर दिया तो 2,500 आ गया। अब देखो पहले ज्यादा और अब कम है तो लॉस हुआ ना, 2,954 रुपया है, अब 2,500 है, तो आपका 454 रुपये का तो लॉस हो गया ना, इसलिए लॉस हुआ, उसको गेन नहीं हुआ। इतना पैसे का लॉस हुआ, 454 आंसर लेके आएंगे। लॉस निकालना था आपको। हाँ तो बी ऑप्शन देंगे, ये नहीं देंगे, बी ऑप्शन रहेगा। ठीक यहाँ लगाना आपको, ये लगाना आपको B। ऐसे क्वेश्चन अक्सर होता है। तो आप दोनों की सैलरी निकाल करके कंपेयर कर दिया तो आपको क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं 110 से 200 हुआ, और 3200 से 5,000 हुआ, तो आपको गेन हुआ या लॉस हुआ, ये देखें। ये पूछता है कभी कभी। एक और क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, आप बना लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है। नेट मंथली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय वॉज कितना है, 6,000। नेट मंथली इनकम किसी एम्प्लॉय का 6,000 का है 2010 में, और 9,000 है पर मंथ 2015 में, यानी 2010 से 2015 आ गया। तो 2010 में उसकी अर्निंग थी मंथली सैलरी 6,000, 2015 में उसकी सैलरी हो गई 9,000 का। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर 200 2010 में, मतलब 2010 में उसका 150 है। तो फाइंड द CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2015 में निकालना। तो 2015 में जब निकालना है तो एक तरह से यहाँ पर आपके पास ऐसे भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि आपके पास जब आपकी सैलरी 150 थी, देखो 2010 में उसकी इंडेक्स नंबर 150 थी बेटा, 150 उसकी थी इंडेक्स नंबर, तो उस समय उसकी सैलरी कितनी थी, 6,000 रुपया, है कि नहीं। 6 इंडेक्स नंबर निकालना है, सॉरी। हाँ ठीक है, ये उल्टा कर दिया मैंने। आपको इंडेक्स नंबर निकालना है। जब उसकी सैलरी 6,000 है तो उसका इंडेक्स नंबर 150 है। जब 1,000 सैलरी होगी, 1 रुपया, सॉरी 1 रुपया होगी, तो 150 अपॉन 6,000 लिखना है, ये यूनिटरी मेथड कहते हैं इसे। यानी 6,000 आपकी सैलरी थी, तब उसकी इंडेक्स नंबर तो यही था ना,
ओके, अब बताओ, यानी कह रहे हैं अब यहाँ पर उसकी सैलरी कितनी हो गई? 9,000। तो 150 लिखेंगे और 9,000 लिखेंगे, डिवाइड बाई 6,000 लिखेंगे, तो अभी का इंडेक्स नंबर पता चल जाएगा, यानी 9,000 पर इसकी इंडेक्स नंबर क्या होनी चाहिए 2015 में। 3 जीरो गया, 2 3 जा कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा कैंसिल कर सकते हैं, 2 से इसको काट सकते हैं, 75 होगा। 225 आ रहा है, 225 होना चाहिए, आंसर सी। देखो आंसर आ गया। ऐसे निकाल सकते हैं आप, यूनिटरी मेथड से बहुत जल्दी बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है और आपको समझ में आएगा। तो स्पेशल टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर हम लोग ने कॉस्ट अवेलेबल इंडेक्स का क्वेश्चन बनाया। अब बचा चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर, है कि नहीं? और स्प्लाइसिंग बचा है। रियल वेजेस का तो पढ़ ही लिया आप, डिफरेटेड वैल्यू रियल वेज का फॉर्मूला आप ऊपर पढ़ चुके हैं, डिफ्लेशन वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं आप। वैसे वहां भी आप मॉड्यूल के अंदर जाके देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, आइए, उसको भी याद रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रहा था, फिर अभी देखते हैं एक बार। गूगल वाला है ना, इसलिए नहीं दिखा रहा होगा। अरे यार, ये आ जाओ, सीरी लेने के लिए मैं लिख लूंगा, कोई बात नहीं। ये इंडेक्स नंबर आपका है कि नहीं? देखो चेन बेस इंडेक्स नंबर पे आ गया। अब चेन बेस इंडेक्स नंबर यहाँ पर आया है आपके पास, देख लीजिए। चेन बेस इंडेक्स नंबर में क्या फॉर्मूला दिया है? चेन बेस इंडेक्स नंबर में आपका फॉर्मूला दिया है कि चेन बेस इंडेक्स यानी चेन इंडेक्स लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, भाई पहले साल है तो प्रीवियस ईयर के चेन इंडेक्स कहाँ से लाओगे? जब फर्स्ट ईयर का आप चेन इंडेक्स निकाल रहे हो, जैसे 91 का, तो भाई पहले इसके पहले तो प्रीवियस ईयर है नहीं जी, चेन इंडेक्स कहाँ से लाऊंगा मैं भाई चेन इंडेक्स निकालने के लिए? तो इसके पहले वाले को 100 ही माना जाता है, इसलिए 100 दे रखा होगा। देखो, देखो आपका 100 है पहले साल का, पहले साल का लिंक रेटिव भी हमेशा 100 ही होता है। तो याद रखना, पहले साल का चेन इंडेक्स 100 होता है, लिंक रेटिव 100 होता है। तो आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि पहले साल का लिंक रेटिव 100 होता है। कैसे होता है? क्योंकि पहले पता नहीं है कुछ, मान लो आप कोई चीज खरीद के लाए, वो 80 रुपए में था, है अभी, और पिछले का पता नहीं है, तो माना जाएगा कि वो 5 लगा यार, 80 रुपए में ही है। 80 रुपए में ही है। ठीक है, अब 80 रुपये में है इसे। अब आपके पास 80 डिवाइड बाई 80 करोगे तो ये कट के कितना हो जाएगा? 1 इंटू 100 करोगे तो 100 ही आएगा ना, लिंक रिलेटिव। तो ये अब दूसरे साल का आपको चेन इंडेक्स निकालना है अगर 92 का। एक मिनट, इसको मिटा दो। यहां से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। देखिए, आइए लाइए हम 1992। अब 1992 का प्राइस है 60 रुपया, उसका लिंक रेटिव आप निकाल रहे हैं तो 60/50। देखो 60/50 इंटू 100, 120 आ गया। तो फॉर्मूले के हिसाब से पहले लिंक रेटिव लिखेंगे और प्रीवियस ईयर का 100 लिखेंगे, चेन इंडेक्स बाई 100, तो 120 ही रहेगा। तो हर बार क्वेश्चन जो है ना, दूसरे साल का 1992 का, अगर आपको चेन इंडेक्स निकालना है दूसरे साल का, सेकंड ईयर 91 के बाद 92 हो या 2021 से 2022 का हो, तो जो लिंक रेटिव होगा वही आपका चेन इंडेक्स होगा, याद रखिएगा हमेशा। 120 होगा तो 120 लिखेंगे, 130 होगा तो 130 लिखेंगे, 80 होगा तो 80 लिखेंगे, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। सेकेंड ईयर का लिंक रेटिव और सेकेंड ईयर का चेन इंडेक्स ऑलवेज सेम, 100 नहीं लिखना है, ऑलवेज सेम लिखना है। अब 93 में आ गए हम लोग, 93 का उसकी प्राइस है किसी चीज का 62।
तो भाई 62/60 लिखोगे इंटू 100 कितना आ गया ये? अब लिंक रिलेटिव 103 है तो 103 रखा और फिर 100 से डिवाइड किया और इंटू 120 क्यों लिखा? क्योंकि प्रीवियस ईयर का चेन 120 है। अब वैल्यू बदल गई यहाँ 93 का। तो चेन चल रहा, आगे बढ़ रहे हैं आप, चेन यानी 93 का 94 का रिलेशन 93 से है, 93 का रिलेशन 92 से है, तो ये चेन इंडेक्स चलता है। तो आपके पास गए और यहां पर से दे दिया एक डेटा, दो, तीन, बस। और आपसे पूछा 93 का चेन इंडेक्स निकालो, तो आपको तीन वैल्यू निकालनी होगी। 91 का तो 100 होता है, 92 का निकाल लो, 93 का निकल जाएगी। क्वेश्चन बना के आ जाओ, आधे मिनट से कम में बन जाएगा आपका क्वेश्चन। 94 तक भी देता है निकालने के, तब भी आपको समय बहुत नहीं लगेगा। हाँ, अगर बहुत बड़ा चार्ट दे रखा है तब तो आप बनाने लगोगे, 97 तक जाओगे या और आगे जाओगे तो आपको समय लगेगा। तो इतना बड़ा डेटा नहीं होता है। जब भी देखोगे ईयर, ऐसे क्वेश्चन में 3-4 साल का दे देगा, आपको लास्ट ईयर का निकालना है या मिडिल का निकालना है या सेकंड का पूछ दिया आसानी से। तो ये याद रखिएगा। ओके, समझ आ गया होगा। ये देखिए डिफरेटेड वैल्यू, करेंट वैल्यू, डिफरेटेड वैल्यू में करेंट वैल्यू आज की डेट में, और प्राइस इंडेक्स नंबर करंट ईयर, देखो बताया था रियल वेजेस में आज की सैलरी भाई, CLI ऑफ करंट ईयर, तो करंट वैल्यू बताया था ना, करंट आज कमा रहा है जो सैलरी 5,000, और CLI वही तो दिया हुआ है यहाँ पर इंटू 100, 100 छोड़ दिया यहाँ, 100 लिख सकते हैं आप। ओके, तो बन जाएगा जैसे आपके क्वेश्चंस में यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन आपके पास है, करंट वैल्यू कौन है सर? होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो दिया हुआ है वो आपका पहले साल का, ये इंडेक्स है। तो आप नीचे 113.1 लिखोगे, और करंट वैल्यू आपका है 7,499, ये लिखोगे, इंटू 100 करो, देखो ये आ जाना चाहिए, आप निकाल के देखना आ जाएगा ये। तो रियल GNP होगा, रियल वेजेस कह सकते हैं इसको, डिफ्लेटेड वैल्यू भी कह सकते हैं आप इसे। तो कभी कभी फॉर्मूला दे देता है और कभी इतना बड़ा चार्ट दे दिया तो 1971 का निकाल लीजिए, 1972 का निकाल लीजिए, 1973 का निकाल लीजिए, इजिली बन जाएगा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, शिफ्टिंग एंड फ्लैशिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। अब शिफ्टिंग, शिफ्टिंग क्या है? बेस को शिफ्ट करना है। अब ये पहले से ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स नंबर आपको दिया होगा, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ प्राइस नंबर में क्या लिखा है देखिए, ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स नंबर बाई प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड, जिस पर शिफ्ट करना है वो वाला बेस यहाँ नीचे लिखना है आपको, प्राइस नंबर फॉर द ईयर ऑन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड इनटू 100। तो ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स नंबर कहाँ से आएगा सर? अब देखो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, वो ये क्वेश्चन समझ में आया, ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स नंबर। अब आपके पास ये है क्वेश्चन, देख रहे हो? अब मैं इसको बता रहा हूँ यहाँ। जैसे क्वेश्चन में तो लिखा होगा कुछ, एक मिनट एक बार आओ, लिखा होगा ऊपर ना क्या करना है, हाँ, शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स टू द बेस 19। अब क्वेश्चन में 90 लिखा है, ठीक है, देखिए 90 लिखा है। अब 90 के अकॉर्डिंग ये देखो आपका प्राइस इंडेक्स नंबर 100 है और 1990 में 140 है। तो आपका ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स 100 है और 140 से डिवाइड करें इंटू 100, आपको देखिए इतना ही मिलेगा। आपको ओरिजिनल 104 डिवाइड करेंगे 140 से इंटू 100 तो आपको इतना मिलेगा। तो शिफ्ट कर दिया ना, 1980 से शिफ्ट कर दिया 1990 में, 10 साल बाद। तो उसी चीज से डिवाइड कर, कंपेयर हमेशा 190 से करना है, एक तरह से फिक्स बेस्ड हो गया शिफ्टेड प्राइस में। अब फिक्स बेस कौन है? 1990। तो शिफ्टेड प्राइस का फॉर्मूला ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूले याद रखा जाएगा, और फॉर्मूला अक्सर देखोगे, अक्सर आपसे पूछता है फॉर्मूला ये, देखोगे आप MCQ में मिल जाएगा कि शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है, ओरिजिनल प्राइस में जो कॉलम में बना है डिवाइड करेंगे जिस पर शिफ्ट करना है, 90 पर शिफ्ट करना है, 89 पर शिफ्ट करना है, 85 पर, वो नीचे इंटू 100 ये डिवाइड। अब आ रहा है एडिक्वेसी टेस्ट।
आपसे पूछता है कि कितने टाइप के एडिक्वेसी टेस्ट है, तो सबसे पहले बच्चे ये पढ़ना है एडिक्वेसी टेस्ट होता क्या है, ये पढ़ना नहीं है लेकिन टाइप आप जरूर पढ़ना। चार पहले एडिक्वेसी के टेस्ट क्या, एडिक्वेट का मतलब है कि पूरा पूरा, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं अकाउंट्स, इको, मैथ, स्टैट, लॉजिक, तो आपको डर लग रहा है जिसमें, तो आपको लगेगा कि एडिक्वेट नहीं है, पूरा पूरा परिपूर्ण नहीं है, कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, हमें डर लग रहा, तो उसको कहते हैं एडिक्वेट नहीं है, यू आर नॉट कैपेबल टू सॉल्व द 40 क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन। इसको कहते हैं एडिक्वेसी आपके अंदर अभी नहीं आई है। तो जांचिएगा जाकर के अभी 10 15 दिन 20 दिन पहले, कहाँ हमें ठीक करना है, कहाँ नहीं ठीक करना है, तो टेस्ट कीजिएगा अपने आप को। अरे ये ठीक नहीं हो रहा, ये नहीं ठीक हो रहा, तो वैसे टेस्ट बनाए यहाँ पर, क्योंकि मेथड्स बहुत सारे बने हैं। अब मेथड्स बहुत सारे बने, उसमें एग्रीगेटिव है, अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, बहुत सारा मेथड्स है, लेस्पियर है, पाशेस है। तो इसको कहा एडिक्वेसी टेस्ट बनाया जाए, और उसमें चार बनाया गया एडिक्वेसी टेस्ट। पहला यूनिट टेस्ट है, दूसरा टाइम रिवर्सल टेस्ट है, तीसरा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, और चौथा सर्कुलर टेस्ट है। अब इसमें पढ़ना क्या है, आपको एकदम याद रखना है, यूनिट टेस्ट को कौन सेटिस्फाई नहीं करता और कौन करता है, ये याद रखना है। दिस टेस्ट रिक्वायर्स फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। सबसे पहले तो ये अंडरलाइन याद रखना है कि इस टेस्ट में आपको इंपॉर्टेंट चीज ये बात है कि कंफ्यूजन होती है बच्चों को, कि ये टेस्ट ना, फॉर्मूला शुड इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट का मतलब बेटा कि सेंटीमीटर, किलोमीटर, रुपया, पैसा जो होता है उसकी कोई जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंट है ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट से फ्री है ये। ओके, जैसे लिखा हुआ आगे गॉर्विच प्राइसेस या क्वांटिटी, केजी, सब नहीं होगा, एक्सेप्ट फॉर सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स को छोड़कर बाकी सारा फॉर्मूला इसको सेटिस्फाई कर दो। अदर फॉर्मूले सेटिस्फाई दिस टेस्ट, मतलब फिशर, लेस्पियर, सिंपल एग्रीगेटिव छोड़ के अरिथमेटिक मीन सेटिस्फाई करता है यूनिट टेस्ट को। क्लियर हो गया? आ गया। टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्स का मतलब ही हुआ कि 2 साल का आप कोई कम्युनिटी जो कोई शर्ट लेके आए, आपने 1,000 की शर्ट खरीद के लाए आज, अब ये गए सर, आपने कीमत घटा दिया, ऑफर मिल रहा घटा दिया, अरे 800 रुपये में ही दे रहे, पिछले साल तो 1,000 में ले गया था, तो अभी करंट ईयर 800, तो बेस ईयर आपका 1,000, मतलब बेस ईयर P0 और P1, P1 कौन है, 800 है, हो सकता है बढ़ गया होगा 1,000 से 1,200 या 1,500 भी हो गया होगा। तो हम लिखते हैं P01, मतलब करेंट ऑन बेस, मतलब आज की डेट में 800 रुपये कीमत की शर्ट पहन रहे हैं, और पिछले साल इसी को हमने 1,000 में खरीदा था, तो आज 800 डिवाइड बाई 1,000 लिखेंगे, ये है P01, यानी आप जो देख रहे हैं P01 ये है, और इसको रिवर्स करके 10 बनाइएगा, और टोटल दोनों गुना करके अगर 1 आता है तो टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है, अगर 1 नहीं आता है तो टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता है, ये याद रखना है आपको। दूसरी चीज याद क्या रखना है, कि लेस्पियर्स मेथड और पाशेस मेथड सेटिस्फाई नहीं करता है, बट फिशर करता है, बट फिशर आइडियल डज, फिशर आइडियल डज, फिशर करता है, इसलिए फिशर को आइडियल भी बोलते हैं, दोनों को करता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी करता है वो। बल्कि ये कह सकते हैं आप कि आप, ये सारे प्रूफ है आपकी बुक में कि लेस्पियर सेटिस्फाई क्यों नहीं किया, पाशे सेटिस्फाई क्यों नहीं किया, देखो ये नॉट इक्वल टू है यहाँ पर, देख लीजिए, फिर फिशर सेटिस्फाई क्यों कर गया। ओके, सही है। क्लियर है? हाँ जी।
समझ गए? आज इतना ही है। अच्छा, एक बचा हुआ पॉइंट, सॉरी, एक बेटा बचा हुआ है, उसको आते हैं। सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट क्या है यहाँ पर? इट इज टाइम एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। एक्सटेंशन, टाइम एक्सटेंशन का मतलब होता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट में 2 ही साल का होता है, यहाँ उससे ज्यादा साल का हो। एक्सटेंशन जैसे हमने लिखा P01 और खत्म कर दिया P10 पर बराबर 1, तो 2 ही साल है ना, एक करंट एक बेस, लेकिन टाइम एक्सटेंशन तो हुआ नहीं, इसलिए यहां पर से ये हटा दें। अब एक्सटेंशन है कि 3 साल हो या 4 साल हो, तो उसको लिखेंगे कैसे? जैसे लिखा P01, तो एक करंट बेस है, तो 2 ही साल हुआ। तीसरा साल के लिए क्या लिखूंगा मैं? 1 2, तीसरे साल के लिए 2 से डिनोट कर रहे हैं, है तीसरा साल, डिनोट 2 से कर रहे हैं, चूंकि है 1 साल तो 0 से डिनोट कर रहे थे। इनटू P क्या लिखेंगे? एक और है, तो 2 3 लिखोगे आप। अब देखो 4 साल हो गए, 0 1 2 3, देखो 4 होगा कि नहीं? अब इसको क्लोज करना है सर्कुलर की वजह से, तो 3 0 लिखेंगे। यानी 0 अगर बेस है तो 0 करंट भी होगा उसमें शामिल, याद रखिए। 1 अगर करंट है तो 1 बेस भी होगा, और 2 अगर करंट है तो 2 बेस भी होगा, 3 अगर करंट है तो 3 बेस भी होगा। यानी सभी का पेयर बनेगा, एक बार वो बेस बन जाएगा, एक बार वो करंट बनेगा, और सारा एक्सटेंशन होकर के टोटल प्रोडक्ट कितनी होगी? 1। ऑलवेज। तो कई बार क्वेश्चन देखिएगा बेस बदलता है, सर्कुलर टेस्ट का सवाल देखिएगा कि 1970 है, फिर दे देंगे 80, फिर 90 की कंपेरिजन करो, 3 3 साल अलग अलग, तो उसके रियल नंबर्स निकालना, सॉरी इंडेक्स नंबर्स निकालना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो याद रखिएगा। इस टेस्ट को लेस्पियर, पाशेस और फिशर तीनों सेटिस्फाई नहीं करता है। सिंपल ज्योमेट्रिक मीन फिक्स्ड वेट को सेटिस्फाई करता है। आप जैसे आईसीएम मॉड्यूल में जाइएगा तो उसमें नीचे सारा लिखा हुआ है आपके पास। सर्कुलर टेस्ट, देयर आर 4 टेस्ट: यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बता दिया है। सिर्फ सिर्फ फिशर आइडियल को सेटिस्फाई करता है, और वैल्यू इंडेक्स नंबर को सेटिस्फाई करता है, दैट इज बेटा P01 इंटू P01। ये है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का एक। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में P01 इज इक्वल टू P01 इंटू Q01 बराबर V01, दैट इज आपके पास सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाई सिग्मा P0 Q0 ये रहेगी। तो मैंने हर स्पेशल टाइप को डिस्कस कर दिया, एडिक्वेसी टेस्ट को डिस्कस कर दिया, हमने वहां से शुरू किया, आपको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को डिस्कस कर दिया। तो हमने डिस्कस जो किया सारी चीजें, उस पर एक लेक्चर्स जाना जाना चाहिए अभी, जो प्रैक्टिकल सवाल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल सवाल जो बनाएंगे उस पर हम लोग जाएंगे। एक तो सवाल, 2 सवाल आपको पढ़ा दिया हूं मैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर पर आपको सवाल पढ़ा दिया हूं। ओके, अब मैं शेयर कर रहा हूं आपको, देखते हैं यहाँ पर से हमारा शेयर हो जाएगा तो ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा। कौन सा चैप्टर है? 18वां ना बच्चों? आ जाइए। हाँ तो गया। अच्छा, सवाल ही ऐसा आ गया कि 9 नंबर पहुंच गया, ऐसा सवाल आ गया कि वहीं पहुंच गए लोग। अच्छी बात है। देखो, इफ 1970, देखो ये सवाल बना। नहीं ले रहा भाई, क्या हुआ आज? चलो स्क्रीन शॉट ही करना पड़ेगा लगता है। देखिए, 1970 का इंडेक्स नंबर विद बेस 1965 200 है, मतलब 1970 में इंडेक्स नंबर 200 है।
बेस क्या लिया? 1965। आगे लिखा है विथ बेस। अच्छा, 1965 का जो बेस है, सॉरी इंडेक्स नंबर है, 1965 का जो इंडेक्स नंबर है वो 150 है 1960 के कंपेरिजन में। what will be the index number of 1970 with the base respect to the 60? ओके, अब भैया 1970 का किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? ऑन बेस। ऑन बेस मतलब 02 निकालना है आपको, ऐसे समझो। कितने साल है? एक होगा 60, जीरो लिख लो। एक हो गया बेटा 65, वन लिख लो, है कि नहीं? और एक हो गया 70, दो लिख लो। अब 1970 का दिया हुआ है, 1970 का दिया हुआ है आपका 200। किसके कंपेरिजन में? 65 का। तो 70 कौन है आपका? P01। अच्छा, 60 के कंपेरिजन में भी दिया हुआ है। हाँ, 60 के कंपेरिजन में दिया हुआ है, देख लो। तो आप 60 के कंपेरिजन में निकालेंगे 65 का, तो P01। 65 के कंपेरिजन में 62 का निकालेंगे, P12 भी दिया हुआ है। अब P20 मतलब 60 ऑन करंट, यानी 60 का 70 पर करंट नहीं कर रहा है, करंट ऑन बेस लिखा है बराबर वन। तो बोलो P01 की वैल्यू कितनी? सर 150 है। P12 की वैल्यू सर 200 है। इंटू P20 बराबर है कितना बेटा? वन। तो P20 बराबर क्या लिखोगे? वन अपॉन कितना लिखोगे? 150 इंटू 200। अब चूंकि आपको पता है कि P20 इंटू P02 बराबर होता है वन। अब इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको निकालना ही है, इसकी वैल्यू ये दिया हुआ है तो पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो कितना होगा? इंटू 100 लिखोगे तो कट जाएगा, 300 आ रहा। 300 आ रहे, 300 आ रहा है ये। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए बोर्ड पर जाकर के, आप दूसरे बोर्ड पर जाके समझिए। एक सिंपल ढंग से पहले बता देते हैं, तब दूसरे बोर्ड पर जाएंगे। जैसे आप मान लो कि आपका जब 100 होता है, हाँ 100 जब है तो आपका 150 हो गया 65 में। एक हो गया तो 150 डिवाइड बाई 100 होगा। और जब आपका अब कितना हो गया? 200, है कि नहीं? तो 60 कंपेरिजन में आप निकालेंगे 150 इंटू 200 डिवाइड बाई 100। ये कैंसिल होकर 300 आ जाएगा, ऐसे भी 300 आएगा। और उस ढंग से भी बता देता हूँ बोर्ड पे जाके दोबारा। आइए बोर्ड पर आए। 1970 का कितना दे रखा है? 200। 1965 का कितना दे रखा है? 150। 1960 का कितना होता है? 100। ठीक है। तो इसको हमने 61 को जीरो लेते हैं, इसको वन लेते हैं, इसको टू लेते हैं। तो आप सर्कुलर टेस्ट में फॉर्मूला 01 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, फिर 20 बराबर वन लिखेंगे। सर्कुलर टेस्ट में तो फॉर्मूला यही होता है। तो करंट ऑन बेस, तो करंट तो ये है और बेस ये है, तो करंट ये 150 है। करंट ऑन बेस लिखोगे तो ये बेस जीरो है, तो और फिर वन टू ये है बेस, और ये करंट मानोगे तो इसकी वैल्यू 200 है, और ये है 20 बराबर वन। तो आप सबसे पहले 20 जब निकालोगे तो ये नीचे जाएगा। ओके, ये नीचे चला गया। लेकिन आपको निकालना है, क्वेश्चन में जाके देखेंगे तो P02 निकालने का रहा। 70 की वैल्यू 60 के कंपेरिजन में, तो बेस तो ये होगा ना। आपको पता है कि P02 इंटू P20 टाइम रिवर्सल टेस्ट से वन होता है। आपको बेटा P02 जब निकालनी है तो इसकी वैल्यू तो आप यहाँ लिखोगे, 150 इंटू 200 लिखोगे बराबर वन, है कि नहीं?
अब बताओ P02 की वैल्यू कितनी होगी? P02 की वैल्यू होगी 150, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, इंटू 200। अब बताओ ये प्राइस इंडेक्स नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी रिजल्ट होगा ना, ये तो 300 आ रहा है आपको, तो ये आपको 100 से डिवाइड कर दो, कैंसिल हो गया, 300 ऐसा आ गया रिजल्ट, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में आप बताएंगे, खाली सिर्फ क्वेश्चन लेंगे शुरू से क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि बीच से अभी उठा रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल लेकर के, एक एक करके आप क्वेश्चन पढ़िएगा नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद अब देखिएगा, ये अभी पीडीएफ खुल नहीं रहा, वजह क्यों है देखना पड़ेगा मुझे, इसीलिए। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। क्लास को देखिए, बढ़िया से क्लास बना हुआ है, लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को कीजिए। ठीक है, थैंक यू।